सादा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास मेगा चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हमारे अभिमन्यु मध्य प्रदेश के ऐसी कद्दावर भाजपा नेता हैं जो वकालत के रास्ते राजनीति में आई और 4 दशकों से सक्रिय हैं। 4 बार विधायक रही तो दिग्गज मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट का भी अहम हिस्सा रही। उन्होंने अपने तेवर, अपनी तलखी से प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग उपस्थिति हमेशा बनाए रखी। लेकिन जब वक्त पलटा तो मतदाताओं के स्तर पर वो उतनी बुरी तरीके से खारिज नहीं हुई जितने बुरी तरीके से अपनी पार्टी के द्वारा ही खारिज कर दी गई। उम्र के 7 दशक पूर्ण कर चुकी यह महिला नेत्री इस समय उपेक्षा के दर्द से पीड़ित है। उन्हें लगता है कि पार्टी उनके साथ न्याय नहीं कर रही है, पर पार्टी भी उनकी इन बातों को कोई तरजीह दे रही है ऐसा महसूस नहीं किया जाता है। आप समझ ही गए कि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ राजनेता रही कुसुम मेहदले की। कद्दावर नेता रही कुसुम मेहदले ने उर्फ जिज्जी ने पार्टी के लिए अपनी जिंदगी होम कर दी। संगठन और सरकार दोनों जगह दमदारी के साथ काम किया, लेकिन एक मुकाम जीवन में ऐसा भी आया जब बीजेपी ने अपने इस बागवां को अपने ही हाथों हाशिए पर कर दिया। इस नेता को इसका बड़ा मलाल है, बेहद अफसोस है, और इस अफसोस को आहुति देने में कांग्रेस पीछे नहीं रहती है। वह भी बताती रहती है कि जिज्जी पार्टी आपके साथ ठीक नहीं कर रही जो आपकी है। समझने की कोशिश करेंगे ऐसा इस राजनेता के साथ हुआ क्या जिसके चलते उनकी अपनी ही पार्टी को अब कुसुम मेहदले गवारा नहीं है। पार्टी ने पहले उनकी टिकट काटी, उसके बाद में उनकी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्यता भी छीन ली। अब कुसुम मेहदले पार्टी की ज्यादा से ज्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में ही स्वीकार है। नेता के तौर पर उनकी कोई हैसियत है, इस पर सवालिया निशान है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि 4 दशक राजनीति में लगा देने वाली ये नेत्री जिंदगी के इस मुकाम पर इस कदर अकेली क्यों खड़ी है। हमारी इस उलझन को सुलझाने में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है उस खास रिपोर्ट को देखने का जो हमारे साथी मध्य प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख अजय त्रिपाठी ने कुसुम मेहदले को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखते हैं उसका पहला भाग। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। भाजपा के सियासी पौधे को बुंदेलखंड में अपनी मेहनत से सींचकर दरख्त बनाने वालों में शुमार कद्दावर नेता पन्ना की कुसुम सिंह मेहदले यानी जिज्जी को उसी दरख्त के साये में अब धूप का एहसास होने लगा है। उन्हें इस बात का अफसोस होता है कि जिस संगठन को उन्होंने बागवां की तरह सहेजा, आज संगठन ने आखिरी दौर में न सिर्फ उनका टिकट काट दिया बल्कि उन्हें कार्य समिति सदस्य लायक भी नहीं समझा। भाजपा को अपनी जिंदगी के 4 दशक देने वाली कुसुम मेहदले का सियासी सफर उनके अक्खड़ स्वभाव के बाद भी पार्टी के लिए मुफीद रहा। आजादी के 4 साल पहले पन्ना के बहुत सामान्य से लोधी परिवार में जन्मी कुसुम मेहदले ने तमाम सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक दिक्कतों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा हासिल की और वकील बन गई। मुश्किलों को दमदारी से हराकर अपना रास्ता बनाने वाली कुसुम धीरे धीरे अक्खड़ और बेबाक होती गई। उनके स्वभाव में हुए इस बदलाव ने उनके वकालत के पेशे में खूब मदद की। वे एडवोकेट कुसुम सिंह मेहदले से सबकी जिज्जी हो गई। इसके कारण तब पांव जमा रहे जनसंघ के लिए उस इलाके में लोधी समाज की बहुलता के चलते कुसुम मेहदले सियासी जरूरत बन गई। इसलिए वे वकालत के साथ साथ सियासत भी करने लगी। जनसंघ ने जब भाजपा का चोला ओढ़ा तो कुसुम सिंह मेहदले अपनी दबंगई और सामाजिक तथा जातीय समीकरणों के चलते पार्टी के लिए अपरिहार्य बन गई। लेकिन 4 दशक में बहुत कुछ बदल गया। दिग्गज मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट में पावरफुल मंत्री रहने वाली कुसुम मेहदले को अब उनके गृहनगर में सीएम का कार्यक्रम होने पर आमंत्रण तक नहीं मिलता। उनका यही अफसोस, उनकी यही व्यथा, उनका यही दर्द विवादित बयानों के रूप में आए दिन फूट पड़ता है। लेकिन संगठन की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान जिज्जी का ही होता है। घोर उपेक्षा से वो दुखी हैं। कई बार ट्वीट के माध्यम से उनके दर्द झलकते हैं क्योंकि ये अक्खड़ स्वभाव की महिला हैं। कभी भी उन्होंने बड़े सम्मानजनक तरीके से किसी को नहीं लिया। उनके अक्खड़ स्वभाव के कारण भी लोगों ने जाना बंद कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूछना बंद कर दिया है। कुसुम मेहदले के लिए 90 के दशक में वकालत का पेशा दूसरी और भाजपा की राजनीति पहली प्राथमिकता हो गई। वे 1984 से 1990 तक 3 बार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही। उन्हें पार्टी ने 1990 के विधानसभा चुनाव में पन्ना सीट से मैदान में उतार दिया। पार्टी की उम्मीदों पर वे पूरी तरह खरा उतरी और कांग्रेस के कैप्टन जयपाल सिंह जैसे दिग्गज को हराकर विधायक बन गए। तमाम समीकरणों के चलते उन्हें मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की कैबिनेट में जगह दी गई और समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास विभाग जैसी
बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस उपलब्धि ने उनके अक्खड़पन को और बेबाक किया। नतीजतन 3 साल बाद हुए 1993 के विधानसभा चुनाव में जिज्जी कांग्रेस के लोकेंद्र सिंह से सिर्फ 1241 वोटों से हार गई। उनके स्वभाव की चर्चाएं सत्ता और सियासत के गलियारों में भले ही गरमाती रहीं, लेकिन अपने समाज, बिरादरी और वोटरों के बीच उनकी सक्रियता कम नहीं हुई। इसलिए वे 1998 में फिर जीतकर विधायक बन गए। जिज्जी ने यह करिश्मा 2003 में भी दोहराया। इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार उमा भारती की अगुवाई में बन गई। एक ही क्षेत्र, एक ही समाज और एक ही वर्ग की होने के बाद भी जिज्जी को दीदी की कैबिनेट में जगह मिली। उमा भारती की सत्ता से विदाई के बाद सीएम की कुर्सी संभालने वाले बाबूलाल गौर और उनके बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी जिज्जी से मंत्री पद नहीं छीना। ये बात अलग है कि जिज्जी का स्वभाव और अंदाज दोनों नहीं बदले, लेकिन उमा भारती के भाजपा से अलग हो जाने के कारण कुसुम महदेले भाजपा के लिए जरूरी से मजबूरी बन गई थी। साल 2008 में भाजपा ने तमाम मिथकों को तोड़ते हुए शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन कुसुम महदेले कांग्रेस के श्रीकांत दुबे से सिर्फ 42 वोटों से हार गईं। 5 साल भले ही भाजपा सरकार को कुसुम महदेले के बयानों से राहत मिली, लेकिन 2013 में उन्हें टिकट देना ही पड़ा। इस बार 67 साल की कुसुम महदेले ने 31 साल के बसपा प्रत्याशी महेंद्र लोधी को 29,000 वोटों से हराकर और कांग्रेस को तीसरे स्थान पर पहुंचाकर क्षेत्र में अपनी सियासी हैसियत बता दी। जिज्जी भी जीत गई और भाजपा भी फिर जीतकर सरकार में आ गई। पन्ना जिले से कैबिनेट के प्रमुख दावेदार बृजेंद्र प्रताप सिंह चुनाव हार गए थे, इसलिए तमाम पसंद नापसंद के बावजूद जिज्जी को सीएम शिवराज की कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया और बढ़िया विभाग भी दिया गया। लेकिन उनका अक्खड़ मिजाज सत्ता और संगठन दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा। एक कार्यक्रम के दौरान उनसे 1 रुपया मांग रहे एक बच्चे को लात मारने का उनका वीडियो इतना वायरल हुआ कि जिज्जी के इस्तीफे की नौबत आ गई। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के चलते सीएम और संगठन दोनों के हाथ बंध गए, इसलिए कुसुम महदेले की कुर्सी बच गई। लेकिन ये संकेत मिल गया कि जिज्जी अब बहुत दिन तक मुख्य धारा में नहीं रह पाएंगी। आखिरकार 2018 के चुनाव में उम्र का हवाला देकर जिज्जी का टिकट काटकर पिछले चुनाव में पवई से हारे बृजेंद्र प्रताप सिंह को दे दिया गया। ये कुसुम महदेले के करीब 4 दशक के सियासी करियर का सबसे दुखद पहलू था। उन्हें उम्मीद बंधी कि पार्टी उन्हें लोकसभा में पन्ना खजुराहो सीट से प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन ये मौका पार्टी ने युवा तुर्क वीडी शर्मा को दे दिया और चंबल के वीडी बुंदेलखंड में जीतकर सांसद भी बन गए। इसके चलते जिज्जी का गुस्सा फट पड़ा और उनकी बदजुबानी के किस्से सियासी गलियारों में आम हो गए। कुछ समय बाद ही वीडी शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए और जिज्जी के मुख्य धारा में लौटने के रास्ते भी बंद हो गए। उनके भाई और भतीजे के सियासी करियर पर भी ग्रहण लग गया। जिज्जी ऐसे सियासी चक्रव्यूह में उलझ गई कि जिससे निकल पाना नामुमकिन लग रहा है। इसके लिए काफी हद तक उनके व्यवहार और स्वभाव को जिम्मेदार माना जाता है। और कुसुम महदेले भी भाजपा नेतृत्व के खिलाफ बीच बीच में बोलती रहती हैं। इसकी वजह से उन्होंने अपनी स्थिति तो खराब ही की है, भाजपा के अंदर अपने परिवार को स्थापित करने के बारे में भी संशय पैदा कर लिया है। कुसुम महदेले वक्त के बदलाव को सियासी आईने में ठीक से नहीं देख सकी। तमाम विवादों के बाद भी पार्टी उन्हें भरपूर तवज्जो देती रही। सत्ता और संगठन में उन्हें तमाम पदों से नवाजा गया, पर उनकी बदजुबानी बंद नहीं हुई। इससे पार्टी के बजाय उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि खराब होती गई। सत्ता और सियासत के गलियारों में उनकी धमक कम होती गई। गैर लोधी को पन्ना से टिकट देकर बीजेपी ने प्रयोग किया और सफलता मिलते ही जिज्जी को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया। जिज्जी को शायद इसी बात का अफसोस है कि अगर मौजें डुबा देती तो कुछ तस्कीन हो जाती। किनारों ने डुबाया है, मुझे इस बात का गम है। अजय त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल। तो किनारों ने डुबाया है, मुझे इस बात का गम है, पर समझने की बात यह है कि जिंदगी के इस मुकाम पर तकरीबन आज 78 साल की उम्र है कुसुम महदेले उर्फ जिज्जी की। भारतीय जनता पार्टी में उनकी राजनीतिक उम्र तकरीबन 4 दशक से ज्यादा की है। 4 दशक के बाद अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर पहुंचने पर कुसुम महदेले जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन भविष्य के संदर्भ में सिवाय अंधकार के कुछ नहीं दिखता। दिक्कत इस बात की है कि उनके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हो जा रही है कि अब उनके लिए सम्मान भी नहीं है। क्या कुछ ऐसा हुआ है इस राजनीति के साथ जिसके चलते स्थान और सम्मान दोनों के ही लाले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है। हमारे साथ मदद करने के लिए श्रीकांत दुबे जी हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस पार्टी के। कुसुम महदेले जी के हिस्से में 2 बार हार आई, उनमें से एक बार ये करिश्मा करने वाले श्रीकांत दुबे थे, वो हमारे साथ हैं।
हमारे साथ पुष्पेंद्र पाठक जी हैं, इस इलाके के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, पूर्व विधायक है, वह भी हमारे साथ हैं। साथ ही बुंदेलखंड की राजनीति को बहुत नजदीकी से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार जगदीश द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पुष्पेंद्र पाठक जी से करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ क्या हुआ आपके इस राजनेता के साथ जिसको एक समय पे इतना स्थान और सम्मान मिलता था। उम्र के इस मुकाम पर कम से कम सम्मान की अपेक्षा तो कर सकते हैं। वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं कि अब उनके लिए सम्मान भी नहीं बचा है। उनके ट्वीट इस बात की गवाही दे रहे हैं। पार्टी के स्तर पर चूक हो गई या इस राजनेता के स्तर पर कोई चूक हो गई, समझने में दिलचस्पी है। पुष्पेंद्र जी, थोड़ा रोशनी मिलेगी। सागर संभाग के हम सब कार्यकर्ता उनके प्रति बड़ा आदर और सम्मान रखते हैं जी, और हम सब लोग उनको जहाँ भी जरूरत महसूस करते हैं पार्टी के फोरम पे बुलाते हैं। और चूंकि उन्होंने अपने मंत्री काल में भी हम सबकी इतनी मदद की, वो सबको आगे बढ़ के बुला लेती थी, काम कर देती थी, तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम सागर संभाग, छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना के लोगों के कार्यकर्ताओं के मन में उन्हें लेके कोई उपेक्षा का भाव आया है। और पार्टी में तो हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात होती ही नहीं है कि किसी का अपमान किया जाए या किसी को निरादर के दृष्टिकोण से देखा जाए। तो मैं इससे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ कि उनका पुष्पेंद्र जी, आप मुझसे सहमत मत हुई है, पर कुसुम मेंदले के उन ट्वीट पर आपकी निगाह जाती है कि नहीं जाती है, जिन राजनेता के संदर्भ में आप इतना सम्मान इस कार्यक्रम में व्यक्त कर रहे हैं। कुसुम मेंदले स्वयं अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी वेदना को, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को सार्वजनिक कर रही हैं। उस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि अब ना तो मैं वरिष्ठ राजनेता रही, ना ही वरिष्ठ कार्यकर्ता रही, हाँ एक अदना सा कार्यकर्ता रह गई हूं जिसको अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी सम्मान के साथ बुलाने की जरूरत नहीं समझी जाती। क्या कहेंगे इस पीड़ा को लेके? हम सब तो वरिष्ठ मानते हैं ना उन्हें। जी जी ने कह दिया कि हम वरिष्ठ नहीं होते, ऐसे थोड़ी उनकी वरिष्ठता घट जाएगी, वो तो वरिष्ठ हैं ही। जी, हम सब उन्हें वरिष्ठ मानते ही है, जी, इसलिए ये ठीक उन्होंने कह दिया, अलग विषय है। जी, लेकिन वो वरिष्ठ तो रहेंगी ना, उसकी वरिष्ठता कैसे कम कर देंगे हम लोग? नहीं, वरिष्ठता तो तब भी दिखी जब 2018 में पवई से हारे हुए नेता को उनकी सीट पर टिकट काट के उतार दिया गया, तो ये दिखा कि इस नेता के साथ में अब सद्भावना नहीं है। उन्हें इस बात की भी बड़ी शिकायत है कि उन जैसा राजनेता इस अंचल में मौजूद है, इसके बावजूद भी वीडी शर्मा जी को ग्वालियर चंबल संभाग से लाकर प्रत्याशी बना दिया गया। इस बात को लेकर भी वो अपनी वेदना को, अपने दुख को सार्वजनिक कर रही हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप, या पार्टी का अनुशासन आपको इस पर टिप्पणी करने से रोकता है? पुष्पेंद्र जी, नहीं, इसमें कहीं कोई रोकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खजुराहो सीट से चुनाव लड़ने की जहां तक बात थी तो सदी का नाम चले, लेकिन पार्टी ने जो कुछ भी तय किया वो पार्टी के अपने लेवल पे तय हुई बात है, लेकिन उसमें किसी का मान अपमान हुआ हो ऐसा मुझे लगता नहीं है जी। पार्टी को जो ठीक लगा वो निर्णय हुआ है। और उसके बाद खजुराहो सीट के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला, ये तो हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पन्ना जिले को रिप्रेजेंट करने वाले हमारे सांसद आज प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम सबके लिए गर्व की बात है, अच्छी बात है, जिज्जी के लिए भी अच्छी बात है। तो पुष्पेंद्र जी, जिसमें आपको गर्व अनुभूति हो रही है, आपसे ये जानने में मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रखने के बाद क्या मानते हैं कि आपकी ये आदर्श राजनेता जमीनी हालात को समझने से चूक रही है, इसलिए ये सारी दिक्कत आ रही है कि आपको मेरे से ऐसे सवालों को इस संदर्भ में सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत नहीं, क्या है कि जिज्जी से हमारा कोई आज का परिचय नहीं है जी। हम तो बहुत साल पहले पन्ना जिले के संगठन के चुनाव अधिकारी बन के पन्ना गए थे जी, तब जिज्जी से पहली बार अच्छे से सब चीजें समझने का मौका मिला। जी, फिर उसके बाद 2008 का चुनाव हम भी हारे, जिज्जी भी हारी, जी। तो जिज्जी ने कई सारी टिप्स हमें दी। जी। हम 1300 वोट से हारे थे, वो 50 वोट से, जी, तो उन्होंने हमें बताया कि तुम्हें इतना घूमने की जरूरत नहीं है। जी, हम उन्हें अपने सब कार्यक्रमों में आमंत्रित करते थे, जी, तो उनसे सीखने को तो बहुत मिलता था, वो सबको बताती भी रहेंगी। जी। और अभी भी उनका कहीं मार्गदर्शन चाहिए हो तो लोग उनको बात करते हैं और बुलाते भी हैं, और वो सबसे अच्छे बात करती हैं। ट्वीट करने से केवल आप उनका मूल्यांकन करें, ये ठीक बात नहीं मुझे समझ में आती है। मतलब उनकी बात को मैं गंभीरता से ले रहा हूं, ये बात आपको ठीक नहीं लगती? आपको लगता है जैसे आप उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, हम लोगों को भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, जैसे आपकी पार्टी ने उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर दिया है? अरे बड़े भाई, मेरा कहना ये है कि उनके ट्वीट अकेले उनके पूरे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
वो जी। अपने आप में उनका जो समग्र व्यक्तित्व है वो केवल आप एक ट्वीट से या 2 ट्वीट से या 10 ट्वीट से आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ऐसा मानना चाहिए। पुष्पा जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप में इतनी समझ आ गई जिन कुसुम मेंदले जी से आपने सीखा, जिसमें आप कह रहे हैं कि वीडी शर्मा जी अगर ये आए तो हमारा सौभाग्य है, पन्ना का सांसद आज प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, कितने गर्व की बात है। पुष्पेन जी को ये बात समझ में आ रही है, ये बात आपकी वरिष्ठ राजनेता कुसुम मेंदले जी की समझ में क्यों नहीं आ रही है? वो इस बात में कोई आभार, कोई प्रशंसा, कोई सद्भावना क्यों व्यक्त नहीं कर रहे हैं? वो तो अभी भी शिकायत कर रही हैं, एक बाहर का आदमी आकर यहां पर सांसद बनकर बैठ गया, ये यहां के लोगों के साथ में जाति या अन्याय है। तो आप में जो समझ दिख रही है, वो समझ आपके इस वरिष्ठ राजनेता में क्यों नहीं दिख रही? ये आप उनसे बात कर लीजिएगा ना, कोई बड़ी समस्या की बात थोड़ी ना। वो तो सबसे मुखर होके बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं सबसे, आप बात कीजिए उनसे। आप उनसे बात कर लीजिए। पुष्पेन जी इस फेर में फंसना नहीं चाहते। पुष्पेन जी की समझ बोल रही है कि इस मामले में फंसना ठीक नहीं, लेकिन श्रीकांत दुबे जी के साथ में ये दिक्कत नहीं है। श्रीकांत दुबे जी से समझना चाहते हैं कि श्रीकांत जी आपकी प्रतिद्वंदी रही, सम्मान्य कुसुम मेंदले की राजनीति में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते पार्टी ने उन्हें इस कदर खारिज कर दिया कि वो अपनी वेदना को मन में रखने के स्थान पर सार्वजनिक रूप से प्रकट कर रही हैं, और प्रकट करने के लिए उम्र के 78वें वर्ष में प्रवेश करने पर सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं? आपसे समझने में बड़ी दिलचस्पी है। जी, इसके मूल 2-3 कारण हैं। जी एक तो इनका स्वभाव, जी दूसरा क्या है कि हमेशा जब से ये राजनीति में इलेक्शन लड़ा तो पद पे रही हैं। एक आध 2 बार ऐसे चांस आए हैं कि पद में नहीं रही हैं, बाकी मूलतः ये रही हैं। जी तीसरा क्या है, ये जो उन्होंने ट्वीट किया है जी ये इनकी खींच बोल रही है। जी क्या है कि अगर किसी को सम्मान चाहिए है तो सम्मान देना पड़ता है, और किसी भी राजनीतिक दल में संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन का आदेश हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को मान्य होता है, चाहे अच्छे मन से माने चाहे बुरे मन से माने। ये उनको मान्य नहीं है, जी इनका स्वभाव ये हमेशा सभी जगह अपनी बात को थोपना चाहती हैं। जी यदि इनको सम्मान मिले तो अच्छा है, ना मिले तो खराब है। यदि इनको पद मिले तो अच्छा है, पद ना मिले तो खराब है। ये इनका मूल स्वभाव है। जी जब जब ये सामान्य कार्यकर्ता नहीं है तो इनका स्वभाव कुछ नर्म रहा है, और जब जब इन्होंने पद पाया है तो इनका अक्खड़ स्वभाव हो गया है, और इनकी बातों में कोई लगाम नहीं रही है। जी वहां के पन्ना के कार्यकर्ता, पन्ना की जनता भी इस चीज से पीड़ित रही है, और हो सकता है कि इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता उससे पीड़ित रहे हों, इसलिए इनकी साथ ये इनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये बात है। पर श्रीकांत जी, मैं समझना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से खारिज कर रहे हैं कि इनका व्यवहार ही ऐसा रहता है जिसके चलते ये दिक्कत है, पर अगर ऐसा व्यवहार रहा होता तो उनके खाते में इतनी लगातार जीतें क्यों हैं? वो 1990 में पहली बार विधायक बनी, 1993 में अगर वो चुनाव हारी तो वो आंकड़ा बमुश्किल 1200 मत का था। मतलब जनता का एक बड़ा वर्ग तब भी कुसुम मेंदले को अपने प्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहता था। 1998 में उन्होंने चुनाव जीता, 2003 में जीता, आप भी उन्हें हराने में सफल रहे, तो कुल 42 मतों का अंतर था। एक विधानसभा के संदर्भ में 42 मतों की हार केवल दुर्भाग्य मानी जा सकती है, उनका दुर्भाग्य और आपका सौभाग्य। पर 2013 में उसी जनता ने उन्हें 29,000 वोटों से जिताया था। तो एक राजनेता के संदर्भ में 3 दशक से जनता लगातार समर्थन व्यक्त कर रही है, उसे पार्टी आज इस कदर खारिज कर रही है, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है हमें। आप समझाइए। इनका क्या है कि 3 बार से जनता इनको जो स्वीकार कर रही है, इनके सामने इनका जो प्रतिद्वंदी होता था जी 2 कारण थे उसके। जी। एक तो जातिगण समीकरण जो आपने पहले बताया जी कि लोधी वोट बहुल रहा वहां पे, जी वो इनको एक थोक वोट मिलता रहा। इसके बाद इन्होंने अपने जाति में समीकरण बिगाड़ लिए। जी 2013 के चुनाव में इनकी समाज वालों ने इनको वोट नहीं दिया। जी दूसरा क्या है कि इनका स्वभाव जो है बहुत अक्खड़ है, जी किसी को भी कुछ बोल सकती हैं, किसी को कहीं भी डांट सकती हैं, ये इनका स्वभाव रहा है। जी यहाँ पे इनका भाग्य बहुत प्रबल रहा है, जो इतने चुनाव से, नहीं तो जब पहला चुनाव ये लड़ी और मंत्री बनी पटवा जी की सरकार में, जी
उसके बाद से इनका स्वभाव बहुत अक्खड़ हो गया था, जनता को पसंद नहीं था। पर सवाल यह था कि इनके सामने कोई दूसरा विकल्प अच्छा नहीं आ रहा था कि हम उसको वोट दें। जब जब पब्लिक के सामने, जनता के सामने अच्छा विकल्प आया, जनता को लगा कि हाँ हम इसको चुन सकते हैं, इनको बिठा सकते हैं, वो स्थिति सामने हुई, ये चुनाव हारे। पर आपकी बात में विरोधाभास है श्रीकांत दुबे जी। 2008 में कुसुम मेंदले चुनाव हारी थी मात्र 42 वोटों से आपके मुकाबले में, पर 2013 में जिस चुनाव का हवाला अभी आप कार्यक्रम में दे रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि इनके समाज के लोगों ने भी इनको वोट नहीं दिया, वो चुनाव इन्होंने 29,000 वोटों के अंतर से जीता था। अपने समाज का वोट न मिलने के बाद भी 29,000 वोटों से जीत, जिस चुनाव को उन्होंने मात्र 42 वोटों से हारा था, उसके बाद में जनता ने उन्हें इतनी बंपर जीत दिलाई। क्या कहेंगे उसे? जनता को हर बार एहसास नहीं हुआ है कि उससे गलती हो गई इस नेता को खारिज करके? क्या है कि जनता चुनाव चयन करती है कि हमारे सामने कौन नेता अच्छा है, कौन खराब है जी, कौन प्रत्याशी अच्छा है, कौन खराब है जी। यदि वो कंपेयर करती है, उसको समझ में आता है कि जो सामने वाला प्रत्याशी है तो बहुत खराब है, तो भैया पुराना वाला ठीक है। एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो बोले खाई में कौन जाए, कुएं में कौन जाए। ये जनता को होता है कि चलो ठीक है, इनको टेस्ट किया हुआ है, देखा हुआ है, इनका स्वभाव अक्खड़ है, ठीक है, पर सामने वाला तो और से खराब है, इसलिए सामने वाले को नहीं जीता वोट, इनको चुन लेता। ये स्थिति बनती है। तो आपका कहने का आशय है कि 2008 में आपको जिताया था जनता ने, ये पन्ना की जनता ने गलती की थी, इसका उसे एहसास हुआ, इसलिए 2013 में कुसुम मेंदले को आपके मुकाबले जिताने में पार्टी की दिलचस्पी रही। अरे मैं तो 2013 में भी जीतता, 2018 में जीता थी, पार्टी मुझे टिकट देती तो, और यही चुनाव लड़ती तो जीतता। ऐसा नहीं है। क्या है कि जनता के सामने अच्छा व्यक्ति, अच्छा प्रत्याशी आना चाहिए। जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो वो कंपेयर करता है कौन अच्छा कौन खराब, कौन ज्यादा खराब कौन कम खराब है, उसके सामने वो चुनता है। एक बात और समझना चाहता हूँ श्रीकांत दुबे जी, इतने लंबे समय तक जनप्रतिनिधि रही कुसुम मेंदले, महत्वपूर्ण पदों के मंत्री भी रही, क्या वाकई पन्ना अंचल में उन्होंने बतौर मंत्री कुछ ऐसा काम किया जिसको लोग याद रख पाए? ये भी एक सवाल है। बतौर मंत्री क्या उन्होंने अपनी दक्षता, अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय इलाके में दिया? कोई भी परिचय, ऐसा कोई विकास का काम पूरे पन्ना जिले में नहीं किया जी, ना कोई नई उपलब्धि डाली। इतना समय मंत्री पद पे रही हैं जी। यदि और कोई होता तो पन्ना में बहुत कुछ कर देता जी, पर इन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इनका यही है जी। और थी पन्ना जिले के लोगों की मांग थी कि पन्ना में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, कोई कृषि महाविद्यालय हो जाए, कोई मेडिकल कॉलेज हो जाए, कोई हमारे यहाँ पे उद्योग धंधे लग जाएं, उद्योग क्षेत्र बन जाए। मगर काफी बार इनसे मांग करते रहे द्विवेदी जी, काफी बार इनसे मांग करते रहे, मगर इनने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। केवल सत्ता का भोग करती नहीं और अपने अक्खड़पन का प्रदर्शन करती नहीं। न मंत्री पद पाने पर न जनता को समझा है, न ऊपर के संगठन को समझा है। तो श्रीकांत दुबे जी तो बतौर राजनेता ही उन्हें खारिज कर दे रहे हैं। श्रीकांत दुबे जी की बात पर अगर यकीन करें तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने कुसुम मेंदले को समझने में देर कर दी, उन्हें पहले ही खारिज कर देना चाहिए था। लेकिन इस अंचल को बेहद नजदीकी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार जगदीश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे समझना चाहता हूं, क्या कुसुम मेंदले वाकई इस कदर खारिज है जनता के स्तर पर जैसा श्रीकांत दुबे जी कह रहे हैं? कुसुम मेंदले जी की सारी राजनीतिक सफलताएं केवल इस चश्मे से देखी जानी चाहिए कि उनके खिलाफ प्रतिद्वंदी ठीक नहीं था। प्रतिद्वंदी अगर ठीक रहा होता तो कुसुम मेंदले कहीं नहीं रहती। क्या वाकई ऐसा है, या कुसुम मेंदले ने वाकई अपने संघर्ष, अपने परिश्रम, अपने पराक्रम से अंचल में एक मुकाम बनाया था, लेकिन उम्र के इस मुकाम पर आने के बाद शायद नए नेतृत्व के साथ वो समीकरण नहीं बिठा पा रही, इसलिए हाशिए पर दिखाई दे रही है? जगदीश जी, आपकी राय। हिमांशु जी, जो आपने सबसे अंत में कहा वही सबसे सही बात है जो मुझे लगता है। ऐसा नहीं है, श्रीकांत दुबे जी का अपना कहना है, और लेकिन एक बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई नकार नहीं जा सकता कि जो स्थान कुसुम मेंदले जी ने बनाया, उन्होंने निश्चित रूप से अपनी मेहनत से बनाया था। हाँ, इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि उनका स्वभाव कभी ना कभी कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं के लिए भी और आम जनता के लिए कई बार जो है ऐसा खटकता रहा है उनके लिए। उनके स्वभाव को जनता उसका मैच नहीं कर पाती थी। उसका एक कारण ये भी था कि वो एक अक्खड़ स्वभाव की थी, जो उन्हें कहना होता था वो चाहे पार्टी स्तर पे हो चाहे जनता के स्तर पे हो, वो खुलेआम कह देती थी। लेकिन एक बात से और इनकार नहीं किया जा सकता कि कुसुम मेंदले ने जब तक पन्ना क्षेत्र की राजनीति और स्थापित नेताओं के समय की, आप याद करिए वो दौर था जब जो है पन्ना में राज परिवार हावी हुआ करते थे और ज्यादातर एक ही वर्ग के लोग
विधायक हुआ करते थे, उनको हराने का काम अगर किसी ने किया पन्ना की राजनीति में तो वो कुसुम महंदेले ने किया। श्रीकांत दुबे जी कह सकते हैं कि उसका जातिगत आधार है, निश्चित रूप से, क्योंकि राजनीति में, आज की राजनीति में टिकट जातिगत आधार को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात उसमें थी वो ये थी कि उन्होंने खुद अपना व्यक्तित्व वहां पन्ना में बनाया, और बीजेपी, उस समय की बीजेपी, मुझे याद है बीजेपी का वो दौर कि उसे सीट सही प्रत्याशी नहीं मिला करते थे 85 और 90 के दौर में। ये बुंदेलखंड की स्थिति थी, और उस दौर में वो न सिर्फ बीजेपी के साथ थी, बीजेपी के लिए खड़ी हुई, संगठन के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की पन्ना में। संगठन आज पन्ना का जो खड़ा है वो निश्चित रूप से उसमें कुसुम महंदेले जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन कुसुम महंदेले जी एक सच्चाई को समझने में शायद भूल कर रही है कि उम्र का एक दौर होता है, अगर आपने पार्टी के लिए कुछ किया है तो पार्टी ने भी आपको दिया है, पार्टी से आपको मिल चुका है आपके हिस्से का। अब लगातार अपना हिस्सा मत मांगिए, बड़प्पन दिखाइए, और आने वाली जो पीढ़ी है उसका मार्गदर्शन कीजिए, और उनको जो है राजनीति में सक्रिय होने दीजिए। क्योंकि अब 78 वर्ष, आप 74 वर्ष तक की उम्र तक वो मिनिस्टर रही, और ये भी आपको याद होगा कि जब पार्टी ने एक बार बाबूलाल गौर को और सरताज सिंह को हटाया था 75 साल के क्राइटेरिया में लाके, पार्टी चाहती तो कुसुम महंदेले को भी साइडलाइन कर सकती। उनके भी चंद महीने बचे थे, 3 से 4 महीने मानसून, लेकिन पार्टी ने उनकी वरिष्ठता को ध्यान रखा, उन्हें मंत्रिमंडल में रखा, और ये भी तय उस समय हो चुका था कि अब उन्हें टिकट नहीं मिलना है मानसून राजनीति। लेकिन मैं जगदीश जी आपसे ये समझना चाहता हूं कि हम जो नए नए कार्यकर्ता पार्टी में आते हैं उनसे भी एक परिपक्वता की उम्मीद करते हैं। पार्टी के तमाम राजनेता भी कहते हैं कि आप थोड़ा मैच्योरिटी का परिचय दीजिए। कुसुम महंदेले 75 साल की उम्र में इस प्रकार की आतुरता का प्रदर्शन क्यों कर रही है, ये आपसे समझना चाहता हूं। उनकी विधानसभा की टिकट काटी गई, इसके बावजूद भी उनकी हसरत थी कि उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। पार्टी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठा चुकी उम्र के क्राइटेरिया के तहत, और फिर भी कुसुम महंदेले जी को लगता है कि नहीं नहीं मुझे रखना चाहिए। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? हिमांशु जी, चाहने और पाने के बीच का जो फासला है वो उन्हें विचलित कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चाहती है वो उसे पा नहीं पा रही है, और उम्र के एक दराज से मैं जो कह रहा हूं ना, इस चीज को भी व्यक्ति को समझना होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक समय था बीजेपी में अडवाणी जी का, एक समय था जोशी जी का, कुसुम महंदेले जी का एक समय था, अगर आपको याद हो, जब पटवा सरकार में सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी तूती बोला करती थी पूरे बुंदेलखंड कुसुम महंदेले। लेकिन अब चूंकि वो समय निकल गया है, तो कुसुम महंदेले जी बहुत सीनियर राजनेता हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए, या पार्टी के नेता उन्हें समझा पाए इस बात को कि अब आपका मैडम दौर खत्म है, जिज्जी आपका दौर खत्म हो गया। जिज्जी के नाम से वो पूरे इलाके में जानी जाती है, और अब आप बीजेपी के नए कार्यकर्ताओं की फौज को मार्गदर्शित करिए, ना कि आप टिकट मांगे। चुनावी राजनीति आपने बहुत कर ली, टिकट भी आपको कई बार मिल गए, आप जीती भी हारी भी, 2-2 बार मंत्री रही मध्य प्रदेश सरकार में, संगठन में भी विभिन्न पदों पर रही। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि राजनीति में अब और कुछ बहुत, क्योंकि चाहने का तो कोई अंत नहीं है। व्यक्ति की जब तक सांसें चलती हैं तब तक उसे लगता है कि मैं पद पे रहूं, और शायद यही गलती वो कर जाता है। ये जो ट्वीट है, मैं बिल्कुल सीधी बात मान रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उनकी निराशा झलकाती है। मैं और बहुत सारे शब्द इसके लिए प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि वे बहुत सम्मानीय है, उम्र दराज हो चुकी है, कहीं ना कहीं निराशा इससे झलकती है। मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं। एक कहावत है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, लेकिन स्थानीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष सम्मान्य वीडी शर्मा के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से मोर्चा खोल रखा है, इसके संदर्भ में अपनी गर्दन कुल्हाड़ी पे दे मारना कहें या कुछ और कहें, जगदीश जी, क्या इस प्रकार की राजनीतिक रूप से बयानबाजी के बाद कुसुम महंदेले जी का कोई भविष्य आप देख पा रहे हैं, या आपको लगता है कि उन्होंने वाकई अब फुल स्टॉप, पार्टी ने जो चाहा था उसे पूरा करने की कोशिश कर ली है, उन्होंने तय कर लिया कि अब पार्टी को मेरे संदर्भ में कोई विचार करना नहीं चाहिए, इस दिशा में उन्होंने कदम पूरी तरह से आगे बढ़ा दिए? बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। उनको पता है कि 75 साल का क्राइटेरिया फिक्स हो चुका है, एक बात उनको ये पूरी तरह पता है। दूसरी चीज, जो वीडी शर्मा जी के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से मोर्चा खोला है वो एक अलग विषय हो सकता है, बहस का, किसको टिकट दिया, कैसे दिया, क्या दिया, लेकिन ये बीजेपी अब वो बीजेपी हो गई है कि इसमें सिर्फ कुछ अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट शासकों की माया, जहां अब विरोध करने वालों को सिर्फ दबाया जाता है। और ये जो जिज्जी भी इसको समझती हैं, लेकिन वो खंदक की लड़ाई लड़ रही है कि शायद इससे कुछ हासिल हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। इसीलिए आपने देखा हो कि पार्टी के बड़े नेता अब उनके बयान पे लगातार आप लंबे समय से देखिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी पहले से थी,
और इसमें अनुशासन को वैसे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। और जिस तरह के बयान अब जीजी के आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, और वो भी शायद इस बात को बहुत नजदीक से समझ रही है कि उनके पॉलिटिकल कैरियर का ये अंत है। ये उनके पॉलिटिकल कैरियर का अंत है, इसलिए अब बहुत उम्मीद जगदीश द्विवेदी जी को दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं वापस पुष्पेंद्र पाठक जी के पास आना चाहता हूँ और पुष्पेंद्र जी से समझना चाहता हूँ, आपकी पार्टी तो हमको बताती थी, पूरे प्रदेश को बताती थी, पूरे देश को बताती थी कि सबसे पहले देश, फिर दल, फिर हम। वो 78 साल की उम्र में राजनेता, ना कोई देश ना कोई दल, केवल हम, इस प्रकार का दृश्य दिख रहा है। कितना मन विचलित करता है आपको, जिस राजनेता को एक आदर्श के तौर पर आप देखा करते थे, वो राजनेता आज आपको इस कार्यक्रम में भी ऐसे सवालों से रूबरू करने के लिए विवश कर दे रही हैं, या जिनके बयान अपने आप में पार्टी को असहज करते हैं। कुछ कहेंगे पुष्पेंद्र जी? इसमें कोई बहुत ज्यादा गहराई में जानने की आवश्यकता नहीं है जी। जी ने लोकसभा के चुनाव में भरपूर काम किया पार्टी के लिए जी। विष्णु जी के लिए काम किया। विष्णु जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ पन्ना के प्रतिनिधि भी हैं जी। वो पूरा सम्मान जिज्जी का करते हैं। और जहां तक कार्यकारिणी की बात है तो उनके परिवार से आशु मेहदिले प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं भी जी। तो अब दूसरी पीढ़ी काम करने को आगे आई है और काम कर रही है। जिज्जी ने जो कुछ भी टीका टिप्पणी की है या ट्वीट के माध्यम से कुछ भी कहा है तो ट्वीट को हम केवल आधार मान लें और उसी आधार पे कहें कि अब उनकी राजनीति की दिशा ये हो रही है या उनके विचारों की दिशा आक्रामक हो रही है, तो ये एकदम से पूरा उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं उनके ट्वीट। इसलिए आप ट्वीट के आधार पर उनका जो मूल्यांकन कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो हम ट्वीट के आधार पर अब कोई बात नहीं करते पुष्पेंद्र जी, आपकी बात के साथ चलते हैं। आपकी बात का सम्मान होना चाहिए, पार्टी करे ना करे आपके जैसे नेताओं के संदर्भ में हमें करना चाहिए। अब ट्वीट को छोड़ देते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के संदर्भ में आते हैं। एक राजनेता जिसने 4 बार विधानसभा चुनाव जीत कर दिखाया, एक राजनेता जो तकरीबन 12-13 साल प्रदेश में मंत्री रहा, आज उम्र के इस मुकाम पर पहुंचने पर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनने लायक भी नहीं समझा गया। क्या माने कि कुसुम मेंदले जी का राजनीतिक अवसान हो गया? आप स्वयं ही बता रहे हैं कि उनके भतीजे को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। तो आप इस बात से संतुष्ट हैं कि 40 साल का अनुभव रखने वाली राजनेता अब किसी स्थान पर नहीं है और उनके भतीजे को स्थान दे दिया गया है, इतना पर्याप्त है? कुछ कहेंगे पुष्पा जी? स्थान आपको ना दिख रहा होगा लेकिन हम लोग उनका बराबर मार्गदर्शन लेते हैं। प्रदेश कार्य समिति भी उनका मार्गदर्शन ले रही होगी। ये अब ये अंदर की बात है, ये थोड़ा आपको बताया जाएगा कि हम कितनी बार पार्टी के लोग कितनी बार उनसे बात करते हैं या कितनी बार उनकी मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करते हैं। ये होता है, पार्टी जानकारी के आधार पर आपको इतना बता देते हैं कि कोई भी वरिष्ठ नेता हमारा ऐसा नहीं है जिसका जो संपर्क में ना हो या जिनसे हम लोग कोई बात ना करते। पुष्पा जी, मुद्दे की बात में रही है, मतलब लाखों दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं, कम से कम अपनी दलीलों के संदर्भ में संजीदा हुई है। सीधा सीधा सवाल है, इतनी अनुभवी राजनेता है, इतना सम्मान आपके मन में है, आपके शब्दों से मतलब सम्मान की गंगा बही जा रही है। हम तो केवल सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इतने अनुभवी राजनेता को, इतने सम्मानित राजनेता को, इतने वरिष्ठ राजनेता को एक प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य लायक भी नहीं समझा जा रहा है। क्या इसे उनके राजनीतिक जीवन का समापन माना जाए कि पार्टी ने अब उनकी राजनीतिक उपयोगिता मान ली है कि कोई बची नहीं? बता पाऊंगा, ये प्रदेश की जो कार्य समिति बनाने वाले लोग हैं वो तय करते हैं चीजें कहाँ किसका उपयोग है। उसमें कार्य समिति सदस्य बनाना या ना बनाना, इससे हम किसी की क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। और वरिष्ठ नेता का सम्मान, जो पन्ना के सम्मानीय सांसद हैं, उसी इलाके से सांसद हैं जो कुसुम मेंदले की कर्मस्थली रही है, और उन्होंने अपनी अध्यक्षता में बनाई गई कार्यकारिणी में ये नतीजे पे पहुंचने का फैसला किया कि कम से कम इस महिला नेत्री को इस कार्यकारिणी में जगह नहीं होनी चाहिए। श्रीकांत दुबे जी से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि पुष्पेंद्र जी से इसमें कोई जवाब की उम्मीद रही नहीं। तो श्रीकांत जी, आपसे समझना चाहता हूं कि इस फैसले को किस नजरिए से देखना चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि वो उनके शर्मा जी पन्ना में पहली बार चुनाव लड़े आके जी, और इनका क्या कार्य व्यवहार उनके प्रति रहा हुआ है
या पार्टी के प्रति क्या रहा है, इनकी कार्यशैली क्या रही है, वो बेहतर ढंग से जानते हैं जी। जानते होंगे जी। तब तो इस प्रकार से इनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जी। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है, अभी नई परंपरा पढ़िए देख रहे हैं, मैं आप लोगों को सुन रहा था जी। भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी जी और श्री मुरली मनोहर जोशी जी से अनुभवी को दूसरे कोई व्यक्ति हैं क्या? नहीं है, पर उनका भी सम्मान नहीं है जी। दूसरा, आप यहाँ पे एक छोटे से स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे बात कर रहे हैं, मतलब छोटे जिले और इस बात कर रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय आडवाणी जी और आदरणीय जोशी जी से कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है जी। तो इनका अनुभव तो कुछ लगता नहीं है जी सामने। तो एक बात हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की आजकल की ये परंपरा है जी। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए, जो अनुभवी व्यक्ति है उनका अनुभव का लाभ लेना चाहिए। जैसे केंद्र में उनको एक सलाहकार समिति बनी है जी। तो सलाह वगैरह ले लेना, ये अच्छा है जी। बाकी इनकी भी उम्र हो चुकी है, 78 साल की उम्र हो चुकी है, इनको भी दूसरों को आने का मौका देना चाहिए, हर दल वालों को। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुसुम महंदले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर दल वालों को कहता हूँ कि एक उम्र की सीमा तक राजनीति करें, दूसरे नए लोगों को आने का मौका दें, तो मिलना चाहिए। मैं एक बात और समझने चाहता हूँ श्रीकांत दुबे जी, आपसे बीच में रोकते हुए माफी के साथ, मैं बीच में एक बार बार कुसुम महंदले जी के अक्खड़पन को लेकर, रूखे व्यवहार को लेकर हम इस कार्यक्रम में टिप्पणी कर रहे हैं। इस अंचल से एक और भाजपा नेत्री रही काफी तूफानी, नाम उनका उमा भारती है। कमोबेश उनका मिजाज भी ऐसा ही रहा, लेकिन उनकी उस मिजाजी को पार्टी के स्तर पर भी और जनता के स्तर पर भी काफी हद तक स्वीकारा गया। कुसुम महंदले जी के संदर्भ में इतनी रिजर्वेशन क्यों है उनके व्यवहार के संदर्भ में? दूसरा, आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो अक्खड़पन है, ये जो रूखापन है, ये ईमानदारी, स्पष्टवादिता को हम इस नजरिए से देख रहे हैं या किसी और नजरिए से देखे जाने की जरूरत है? किसी और नजरिए से देखे जाने की जरूरत है जी। क्या है कि संगठन में एक पोलाइट, कोई भी संगठन या परिवार है, घर है, आप कितने ही विद्वान हो, कितने ही कर्मठ हो, पर आपकी अक्खड़ता नहीं चलेगी जी। आपको सौम्य स्वभाव रखना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा, प्रेम लेना पड़ेगा। यदि आपके अंदर ये कमियां तो बहुत बड़ी कमियां हैं। इनका क्या है, उमा भारती भी रही हैं तो आपने देखा कि उनकी योग्यता रहते हुए कितने महामंत्री रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। इसी स्वभाव के कारण उनको मंत्री पद से जाना पड़ा जी। लोग बाग बोल रहे हैं कि दूसरा कारण दूसरा रहा है, पर मेन ये रहा कि इनकी अक्खड़ता, उनका लड़ाकू स्वभाव, उसी कारण से उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा और दोबारा नहीं बन पाई जी। और यही स्वभाव इनका है, अक्खड़तापन, लड़ाकू, जबरदस्ती अपनी बात को थोपना, जबरदस्ती अपनी बात को मनाना और लोगों से बदले की भावना रखना, यह बहुत गलत स्वभाव है। स्वभाव को लेकर श्रीकांत दुबे जी को बहुत शिकायत है कुसुम महंदले के संदर्भ में, लेकिन जगदीश द्विवेदी जी से जब हम बात करें तो बोल रहे थे कि उन्होंने भाजपा का संगठन वहां पे तैयार किया, उस दौर में तैयार किया। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं जगदीश जी, दोनों बातों में विरोधाभास है। एक राजनेता के संदर्भ में उसके स्वभाव को लेकर इतनी शिकायतें सार्वजनिक रूप से कही जा रही हैं, ऐसी मान्यता भी है लोगों के बीच में। वहीं दूसरी ओर यह भी बताया जा रहा है कि पार्टी जो कुछ भी बन पाई है उसमें इनकी मेहनत, इनका परिश्रम बहुत बड़ी भूमिका निभाया। थोड़ा आप रोशनी देंगे, सच क्या है उसके संदर्भ में? नहीं, देखिए, स्वभाव उनका एक अलग अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन उनका स्वभाव सबके लिए एक जैसा हो। हाँ, अगर एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जनता से उनका जुड़ाव तो था, उन्होंने वो लोगों की काम करती थी, कार्यकर्ताओं की सुनती थी। कोई भी व्यक्ति 4 बार विधानसभा का चुनाव तभी जीत सकता है जब वो लोगों के बीच लोकप्रिय होता है, लोगों की बात सुनता है। एक बात बिल्कुल सही है कि कई बार जो आपने उमा भारती के बारे में जो चीज कही कि कई बार वो उसको स्वभाव को, जिस अक्खड़पन को आप कह रहे हैं, उसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो साफ साफ बात कर देती थी, आपका काम हो सकता है या आपका काम नहीं हो सकता कार्यकर्ताओं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते। मैं जो कह रहा हूं आपसे कि संगठन को तैयार करने में उन जैसे बहुत सारे नेताओं का पन्ना में हाथ था और उन लोगों ने उस जमाने में उस संगठन को चलाया। इस जमाने में बीजेपी कांग्रेस की तुलना में बेहद कमजोर हुआ करती थी, लेकिन
समय के साथ मैंने जो आपसे कहा, समय सबका होता है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का, तो समय के साथ उनको मिला भी बहुत कुछ, लेकिन अब उनको इस बात को समझना चाहिए कि उनका समय शायद अब जो आप कह रहे हैं अवसान की ओर है, वो अवसान की ओर उनकी राजनीतिक यात्रा चल पड़ी है। इस राजनीतिक यात्रा में वो बीडी शर्मा जैसे उस व्यक्ति का विरोध कर रही हैं जो आज मध्य प्रदेश में नंबर 2 पे है, बहुत ताकतवर है। ऐसे में नुकसान तो निश्चित रूप से होना ही है ना। नुकसान उन्हीं का ही होना है, लेकिन मैं जगदीश जी आपसे समझना चाहता हूं, अभी हाल ही में उनकी नाराजगी, उनकी तलखी, उनकी वेदना को उनकी पार्टी ने तो संबोधित नहीं किया, पर मध्य प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा दिग्विजय सिंह उनकी परेशानी से, उनकी व्यथा से काफी व्यथित हो गए। उन्होंने उनके साथ अपने सरोकार जोड़े। उन्होंने बताया कि जी तुम्हारे साथ में तुम्हारी पार्टी नहीं है, पर हम हैं, हमारी और देखो। क्या उम्र के इस मुकाम पर अब कुसुम मेहंदले जी के लिए बदलाव कोई उम्मीद जगा सकता है, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। जिस तरीके से वो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के वर्तमान नेतृत्व को खारिज कर रही हैं, क्या ऐसे में कांग्रेस उनके लिए कोई राजनीतिक उम्मीद जगा सकती है? देखिए हिमांशु जी, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। सरताज सिंह का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने, बीजेपी ने जब उन्हें मंत्री पद से हटाया, क्योंकि राजनीति में जो भी व्यक्ति, आपने बड़ा अच्छी अभी बात कही थी कि पहले देश फिर दल फिर मैं, लेकिन राजनीति की कड़वी सच्चाई ये कि पहले सिर्फ मैं और मैं, मेरे हित में क्या है, ये राजनीति है। दल और देश बाद में आते हैं। सरताज सिंह का बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि सरताज सिंह 5 बार के लगातार सांसद रहे, 3 बार के एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। उसके बाद जैसे ही 75 के क्राइटेरिया में वो आए तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम दिया। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कांग्रेस, और निश्चित रूप विपक्ष का काम ही यही है कि विपक्ष जो है उनके घाव पे मलहम लगाने की वो कोशिश कर रहा है, जिससे उसको उसकी मलहम लगाने में उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसको भाजपा की पीड़ा को लोगों को दिखाने में इंटरेस्ट है कि देखिए बीजेपी ये कर रही है, और ये उसका धर्म नहीं है, उसे ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन अगर वो कोई इस तरह का फैसला लेती है तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति के इस दौर में इस फैसले को बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कहा जाएगा। जी, तो कुल मिला के जगदीश द्विवेदी जी उनकी नई यात्रा के संदर्भ में बहुत संभावना नहीं देख पा रहे हैं। मैं इस दौर की आखिरी बातचीत आपसे करना चाहता हूं जगदीश जी, और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब कुसुम मेहंदले का कोई राजनीतिक भविष्य आपको दिखाई देता है? जितनी दृढ़ता के साथ और जितनी स्पष्टता के साथ भाजपा के नेतृत्व ने कुसुम मेहंदले के संदर्भ में अपना फैसला सार्वजनिक कर दिया है, क्या अब कोई गुंजाइश दिखती है आपको बतौर राजनीतिक प्रेक्षक? मैंने आपसे कहा कि राजनीति में कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां मेरे को हिमांशु जी दिख रही हैं, वर्तमान परिस्थितियों में भाजपा जिस तरह से जहां जा रही है, और भाजपा में अब बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही जिसको आप कहते थे कि साथ ये उन लोगों की पार्टी है जो कैडर देश है, जो संघ से अनुशासित होकर आते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी जमात ऐसे लोगों की शामिल हो गई है न जिसका भाजपा की पंचनिष्ठाओं से कोई वास्ता है, न जिसका संघ की प्रार्थना से कोई वास्ता है, और न उनका बीजेपी जिस राजनीतिक शिक्षा की बात करती है उस शिक्षा से भी उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जब एक पार्टी ऐसे लोगों को समाहित अपने आप में कर लेती है तो मैं नहीं मानता कि अब वो पार्टी पूरी तरह उस मैं आपको बीच में रोकूंगा। नए लोगों को लेकर आपकी शिकायत किस बात को लेकर है? जो तपे तपाए लोग हैं, संघ के संस्कारों में ढले हुए लोग हैं, कैडर बेस पार्टी का उदाहरण है, उनमें से कुसुम मेहंदले भी तो एक है। ये जो इतने लंबे का अनुभव, इतना लंबा समर्पण, इतनी लंबी तपस्या जिसके हवाला देते थे, उसका नतीजा 78 साल की उम्र में अपनी पार्टी का ही चीरहरण करते हुए हम सामने देख रहे हैं। तो नए लोगों से शिकायत कैसी? क्या आपको नहीं लगता है कि पुरानी भाजपा का हवाला गलत दिया जाता था? पुराने समय में भी लोग ऐसे ही थे। मैंने आपकी एक बात को सबसे पहले ये कहा था कि राजनीति में ये सब बातें बाद में होती, पहले मैं फिर दल फिर देश, ये राजनीति का फलसफा है। और जहां तक कुसुम मेहंदले जी की बात है तो 4 चुनाव लड़ने के बाद अब वो 78 वर्ष की उम्र में हो गई है। तो एक उम्र सबसे बड़ा कारण होती है हर चीज का। आप जो काम हम आज 30 साल की उम्र में कर सकते थे वो आज मैं 50 साल की उम्र में नहीं कर सकता। उम्र एक बहुत बड़ा बहुत, इस सच्चाई को लोगों को बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए। अगर जिज्जी में सच्चाई को समझेगी तो मुझे लगता है कि शायद उनके ये सच्चाई को समझना चाहिए। जगदीश द्विवेदी जी ये कह रहे हैं, पर मैं एक सवाल और लेता हूं जगदीश जी आपसे, और वो ये है कि क्या कुसुम मेहंदले को खारिज किया जाना पन्ना अंचल में, बुंदेलखंड अंचल में भाजपा की संभावनाओं को प्रभावित करता है प्रतिकूल रूप से? या आप भी इस नतीजे के साथ हैं कि जो दौर था वो बीत गया, अब ऐसी उपयोगिता बची नहीं है जिसके लिए पार्टी के स्तर पर चिंता की जाए?
बिल्कुल मैं आपकी दूसरी वाली बात से सहमत हूँ। बीजेपी का एक जो दौर था वो बीत गया है। ये बीजेपी नए दौर की बीजेपी है और इसमें बीजेपी, क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा हावी है, मैं इससे कभी किसी बात से सहमत नहीं रहता। कांग्रेस बहुत कमजोर है इस मध्य प्रदेश में, इसलिए बीजेपी हावी है और वो बीजेपी ये जानती है। जब ये कांग्रेस उपचुनाव को नहीं भूलना पाई, एक अलग विषय चर्चा का होगा, कभी जब आपके साथ मुझे अवसर मिलेगा तो मैं अपनी बात रखूं। जब कांग्रेस बहुत कमजोर है इसलिए बीजेपी हावी है और ये बीजेपी जानती है कि अब कुछ नहीं, और इसीलिए शायद इसीलिए उसे अब इस तरह के नेताओं के बयानों की कोई परवाह नहीं रही और वो इस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रही है। और बीजेपी के नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी बहुत लंबे समय से कर रहा हूं, जब उनसे इस संबंध में सवाल पूछे जाते हैं तो वे सिर्फ इसे मुस्कुरा कर टाल देते हैं। हेमंत जी तो कुल मिला के मुस्कुरा के टाल देते हैं, पर अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मैं वापस पुष्पेंद्र पाठक जी के पास चलता हूं और उनसे समझना ही चाहता हूं कि पुष्पेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको पार्टी को एक नए तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की जरूरत है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जाए, वरिष्ठ नहीं वरिष्ठतम नेताओं को, और उन्हें राजनीतिक निर्वासन या राजनीतिक संन्यास के प्रकार से लिया जाता है, ये सिखाया जाए। आप नए कार्यकर्ताओं के लिए, नए नेताओं के लिए तमाम कार्यक्रम करते हैं। ये जिस तरीके से पहले देश, फिर दल और फिर हम जो आप कहते थे और लोग इसके विपरीत आचरण कर रहे हैं, क्या कुसुम मेंदले उसका एक स्पष्ट उदाहरण नहीं बन रही? मेरा जहां तक मानना है जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ही हमारे मार्गदर्शक हैं जी, और वो ही हमें प्रशिक्षण के काबिल बनाते आए हैं जी। उन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण देना ये हम लोगों के लिए अनुचित होगा। और जहां तक प्रशिक्षण के विषयों की बात है तो उसमें सामान्यतः हमारी विचारधारा के कार्य पद्धति के ये इस तरह के विषय हैं। और हमारे यहाँ राजनीति में कोई, भारतीय जनता पार्टी में तो कोई कभी डिसऑर्डर होते ही नहीं है, कोई बाहर जाता ही नहीं है। हम तो सबको मान के चलते हैं कि सब उपयोगी हैं, जिनका जीवन है जीवन भर वो हमारे लिए, पार्टी के लिए मार्गदर्शक हैं जी, मार्गदर्शक हैं जी। हर तरह से मदद करने वाले लोग। इसलिए हमें नहीं लगता कि किसी तरह के रिटायरमेंट का कोई कारण ही नहीं है हमारे यहाँ जी पार्टी में। इसलिए हमें नहीं लगता कि इसको इस तरह से लिया जाना चाहिए। तो आप अपने इस राजनेता का राजनीतिक भविष्य क्या देखते हैं? पुष्पेंद्र जी, अब आपसे जानने में दिलचस्पी, आप तब से लगातार खारिज कर रहे हैं। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुसुम जी के संदर्भ में कहाँ कोई दिक्कत है? किसी प्रकार की कोई परेशानी है ही नहीं, सब कुछ तो है। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि कुल मिला के आप अपने इस वरिष्ठ राजनेता का भविष्य क्या देख रहे हैं? हम सबकी वरिष्ठ मार्गदर्शक रहेंगी, हैं मार्गदर्शक, आगे भी रहेंगी। जब तक उनका जीवन है तब तक वो हम सबके लिए मार्गदर्शक हैं, रहेंगी, सम्मानी हैं, सम्मानी रहेंगी। तो कुल मिला के मार्गदर्शक रहेंगी, सम्मानीय सम्मानीय रहेंगे। मैं आखिरी बातचीत के लिए श्रीकांत दुबे जी आपके पास में रुक करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि कुसुम मेंदले का राजनीतिक अवसान पन्ना अंचल की राजनीति को किस रूप में प्रभावित करेगा, इसमें कोई टिप्पणी आपसे मिलेगी हमें? जी, मुझे तो लगता है इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। बदलाव प्रकृति का नियम है, जो अभी माननीय जगदीश जी बोल रहे थे जी, जो उन्होंने बताया, उनकी बात से बहुत सहमत हूँ। एक समय इनका था, समय निकल चुका है। अब इन्हें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए कि नई पीढ़ी आ रही है, नई पीढ़ी को स्थान दें और ये विश्राम करें। जब कोई इनसे पूछने लगे, सलाह लेने लगे तो सलाह दें, नहीं तो बढ़िया भगवान का भजन करें और सहयोग करें, भगवान का भजन करें, सहयोग करें, सलाह दें। पर श्रीकांत जी, आपसे जानने में एक और दिलचस्पी है मेरी, क्योंकि आप क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जितनी व्यथा अपने साथ व्यवहार को लेकर कुसुम मेंदले जी के मन में है, जितनी वेदना उनके मन में है, क्या उनके मतदाताओं के मन में भी वैसी वेदना है कि उनकी नेता के साथ व्यवहार ठीक नहीं हो रहा, उनकी नेता का सत्कार ठीक नहीं हो रहा? नहीं है। गिने चुने 4-6 लोग जो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनके मन में वेदना हो सकती है जी। बाकी क्षेत्र की जनता में कोई वेदना नहीं है, ना कोई वो है कि ना खुशी है ना दुखी है, कोई वेदना नहीं है। मतलब प्रासंगिक ही नहीं रहेगा। इस सीधे शब्दों में हम श्रीकांत दुबे जी की बात समझें तो हम अपने कार्यक्रम के अगर नतीजे में पहुंचे तो समझ में ही आता है कि काल की गति को समझना ही समझदारी है। पूरे पैनल की बातचीत इस बात की ओर इंगित करती है कि कुसुम मेंदले एक समय में भले ही बहुत बड़ी राजनेता रही हो, पर बदलते वक्त के साथ वह अपनी प्रासंगिकता अंचल की राजनीति में खो चुकी है।
नए लोगों के आने का दौर आ गया है, लेकिन इस बात को पार्टी समझ रही है, लोग समझ रहे हैं, पर कुसुम मेंदले नहीं समझ रही हैं और इसी कारण से उनकी व्यथा सार्वजनिक हो जाती है और वो व्यथा हंसी का पात्र उन्हें बना देती है। पार्टी के स्तर पर संज्ञान लिया नहीं जाता, लेकिन चर्चाओं में स्थान जरूर मिल जाता है। समझ ये आता है कि राजनीति में इस मुकाम पर पहुंचने के बाद अपना सम्मान बनाए रखना स्वयं की जिम्मेदारी होती है। आप अगर इस उम्र में भी लिप्सा के संदर्भ में अगर अपने बयान जाहिर करेंगे तो कुल मिला के हंसी के पात्र ही बनेंगे। उम्मीद है कि कुसुम मेंदले ने अपनी जिस स्पष्टवादिता, अपनी जिस दबंगाई के आधार पर राजनीति की थी, वह इस मुकाम पर भी अपने उस सम्मान को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। देखें वो ऐसा कर पाएंगे। अगर ऐसा कर पाएंगे तो लोग उन्हें अर्जुन के तौर पर याद करेंगे। वर्तमान में उन्होंने अपनी स्थिति अभिमन्यु के रूप में चित्रित की हुई है। क्या वो अभिमन्यु ही बने रहना चाहेंगे? और अभिमन्यु का अंत जैसा हुआ था वो सबको सार्वजनिक ही है। देखें राजनीति की यह महारथी अपने आप को आने वाले समय में किस रूप में दर्ज कराएगी। लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा समाप्त नहीं हुआ है। कुसुम मेंदले को केंद्र में रखकर जो रिपोर्ट हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने तैयार की थी, उसका दूसरा भाग बाकी है। तो देखते हैं वो दूसरा भाग, लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए याद, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए अभिमन्यु से। तब तक के लिए सादर प्रणाम। कुसुम मेंदले ने लगभग 3 दशक तक भाजपा के लिए खुद को जरूरी और मजबूरी दोनों बनाए रखा। इसलिए उनके अक्खड़ स्वभाव और बदमिजाजी के बाद भी न सिर्फ उन्हें टिकट दिया जाता रहा, बल्कि जीतने पर हर बार महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री भी बनाया गया। जिज्जी इसे अपनी निजी उपलब्धि मान बैठी, जबकि इसका इकलौता कारण उनका लोधी समाज और उस मेंदले समुदाय से होना था जिसका इस इलाके में बड़ा वोट बैंक है। जिस पार्टी ने लोधी समाज से ही आने वाले दिग्गज नेता उमा भारती को हाशिए पर कर दिया, उसके लिए कुसुम मेंदले का कोई वजूद नहीं था। लेकिन भाजपा के रणनीतिकारों ने जिज्जी को अपनी उड़ान का पूरा मौका दिया ताकि पंख कतरे जाने के बाद वे ऊंचे आसमान से सीधे नीचे आ जाएं। जिज्जी पार्टी की इस रणनीति को नहीं समझ पाई और 2018 में टिकट कटते ही और ज्यादा मुखर हो गई। उन्होंने सवाल उठाया कि पवई से हारने वाले को टिकट और पन्ना से जीतने वाली बेटिकट, ये कैसा न्याय है। वीडी शर्मा के खजुराहो से सांसद चुने जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि भिंड का व्यक्ति हमारा सांसद बन गया। वही वीडी शर्मा कुछ समय बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। कुसुम मेंदले कई मौकों पर पार्टी की गाइडलाइन से इतर बेबाक बयानबाजी करती रही है। ऐसे में कुसुम मेंदले को पार्टी में तवज्जो मिलना दूर की कौड़ी होता गया। भाजपा में वक्त के साथ पीढ़ी का बदलाव भी हो रहा था। ये सब कुसुम मेंदले के लिए खतरे का संकेत था। वे इस बात को अभी भी समझ नहीं पा रही है। उन्होंने अपनी बेबाकी से पार्टी की गाइडलाइन तोड़कर न सिर्फ खुद को हाशिए पर करवा लिया, बल्कि अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी बन रहे भाई आशुतोष मेंदले दादा और भतीजे पार्थ मेंदले दाऊ की सियासी राह में भी कांटे बिछा दिए। अब भाजपा उन्हें भी तवज्जो नहीं दे रही है। दीदी, दादा, दाऊ तीनों पार्टी के लिए बेगाने हो गए। हालांकि जिज्जी के 3 दशक की अथक मेहनत और त्याग का सम्मान विपक्ष भी करता है। जिस कांग्रेस ने जिज्जी को हराने के लिए हर बार नया चेहरा मैदान में उतारा पर सफलता बहुत नहीं मिली, वही कांग्रेस मानती है कि भाजपा जिज्जी के साथ न्याय नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठों की उपेक्षा करना इनकी परिपाटी है। यही स्थिति कुसुम सिंह जी मेंदले की है, जो इन्होंने इतनी वरिष्ठ पिछड़ा वर्ग की नेता की लगातार ये उपेक्षा करते हुए और आज जो उनकी स्थिति करती है, यह हालत करती है कि कुसुम सिंह मेंदले को चाहे जिला कार्य समिति तक में स्थान नहीं दिया। तमाम विवादों और सियासी समीकरणों के बावजूद कुसुम मेंदले की लगातार जीत ये साबित करती है कि अपने अक्खड़ स्वभाव के बावजूद उन्होंने अपना सियासी वजूद मजबूत किया। पन्ना से उन्होंने 6 बार विधानसभा चुनाव लड़े और 4 में जीती। 2 चुनावों में उनकी हार हुई तो पहली बार सिर्फ 1200 वोटों से और दूसरी बार मात्र 41 वोटों से। इसलिए इसे भी उनकी हार नहीं माना जाता। कांग्रेस ने सभी 6 चुनावों में हर बार कुसुम मेंदले के खिलाफ नया चेहरा मैदान में उतारा। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस उनके वजूद को तोड़ नहीं पा रही थी। यही भाजपा के लिए सबसे मुफीद था। इसलिए वो तमाम विवादों के बाद भी हर बार कुसुम मेंदले को ही टिकट देती रही। पार्टी सत्ता में नहीं रही या फिर जिज्जी हार गई तो संगठन में ओहदेदार बनाया गया। न जिज्जी का स्वभाव बदला और न ही पार्टी की रणनीति। लेकिन 2018 के चुनाव में उम्र का हवाला देकर जिज्जी का टिकट काटने के बाद भाजपा ने उन्हें शायद पूरी तरह किनारे करने का मन बना लिया। इसलिए उन्हें संगठन में कोई तवज्जो नहीं दी गई। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री होने के बावजूद उन्हें पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में सदस्य तक नहीं बनाया गया। इस उपेक्षा ने कुसुम मेंदले को ज्यादा व्यथित कर दिया।
पार्टी ने इस पर भी उनकी सुध लेने के बजाय इससे 2 कदम आगे बढ़कर काम किया। पन्ना में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उन्हें ससम्मान बुलाया तक नहीं गया। पार्टी की जिला इकाई ने सामान्य कार्यकर्ता की तरह उन्हें कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र पहुंचवाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। जिज्जी के प्रति पार्टी के इस व्यवहार से पन्ना का वो आम मतदाता भी असहज महसूस कर रहा है जिसे जिज्जी अक्सर फटकार दिया करती थी। इसलिए आज भी पन्ना में उनके निवास सफर बाग में जनता दरबार बिना नागा लगता है। जिज्जी भले ही हाशिए पर हों, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं मानती है। उसका दावा है कि कुसुम मेहदेले को पार्टी पूरा सम्मान दे रही है। आदरणीय कुसुम मेहदेले जी ने न केवल लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व किया है, बल्कि पार्टी को अपना अमूल्य योगदान भी दिया है। उनका योगदान अविस्मरणीय है और स्वाभाविक है कि ऐसे ही तमाम कार्यकर्ता जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देते रहे, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान भी रखती है। उम्र का हवाला देकर कुसुम मेहदेले का टिकट काटने वाली भाजपा के पास जिज्जी के इस सवाल का कोई जवाब नहीं कि जब यही पैरामीटर था तो जुगल किशोर बागरी, सज्जन सिंह, रसाल सिंह जैसे नेताओं को टिकट कैसे मिला। भाजपा उनके सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें और बेगाना करती जा रही है। इसलिए जिज्जी को मान लेना चाहिए कि भाजपा के साथ उनका सफर अब खत्म हो गया है। चक्रव्यूह से अभिमन्यु का वापस आना नामुमकिन है। उन्हें इस टीस के साथ विदा होना पड़ रहा है कि आज तक उस थकान से दुख रहा है बदन, एक सफर किया था मैंने ख्वाहिशों के साथ। अजय त्रिपाठी, INS 24/7 भोपाल।